तो एरर एनालिसिस में हम लोग एरर कैलकुलेशन कर रहे थे और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की थी, और एक प्रॉब्लम और करते हैं, फिर आगे थ्योरी में बताएंगे। ठीक है, ये और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये और करिए फिर आगे बढ़ेंगे। ट्राई करिए इसको। आंसर इसमें 1.5 आना चाहिए। यस सर। और बाकी लोग कर पाए? देखो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी मेथड। डायमीटर ऑफ कैपिलरी गिवन है, राइज ऑफ वाटर गिवन है, जी का वैल्यू गिवन है, एंड सिंप्लीफाइड रिलेशन जिससे कैपिलरी का टेंशन निकलेगा, सरफेस टेंशन, वो गिवन है। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें तुम्हें डाउट ये हो रहा होगा कि इन वैल्यूज में एरर तो दिया नहीं है, क्यों भाई? यस सर। वैल्यूज में एरर तो दिया नहीं है। तो देखो है क्या, एक ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है जिसमें हमको एरर मेंशन नहीं है, तो क्या होगा कि हमें एरर इनकी वैल्यूज को देख के गेस करना होगा। सर 0.01 ऐसे? हाँ, तो जैसे ये कैपिटल डी दिया हुआ है 1.25। अब देखो अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं 1.25, तो अंदाजा क्या लगाओगे कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या रहा होगा? तो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.01 रहा होगा। तो हमें इस वैल्यू से ये वैल्यू देखनी पड़ेगी अगर हमें गिवन नहीं है तो ऐसे ही इसमें 1.45 है, तो 1.45 से हम लोग गेस कर सकते हैं कि इसका जो एरर रहा होगा वो 0.01 का रहा होगा, या लीस्ट काउंट जो रहा होगा वो 0.01 रहा होगा। ठीक है, अब देखो कर लो आगे। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर जैसे कि इसमें लिखा है d = 1.25 × 10⁻²। हाँ, तो सर ये जो -10⁻² दिया है, इसका मतलब है कि ये 0.0001 तक की वैल्यूज ना सकता है। हाँ हाँ, वही मतलब हुआ, उसका डिजिट ले लिया हमने केवल। तो सर इसका लीस्ट काउंट तो 0.0001 होना चाहिए ना? हाँ हाँ, वही होगा वो, मतलब मैंने बस केवल इसके लिए एग्जांपल दिया बताया। इसका लीस्ट काउंट यही बनेगा 0.01 × 10⁻²। 10⁻² हो रहा, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि 1.25 से 0.01 होगा, तो इंटू 10⁻² तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? ये दिया हुआ है RHG × 10⁻3। एक बात का और ध्यान रखना, जैसे लिखा हुआ है यूजिंग G = 9.8, इसका मतलब है कि इसमें कोई एरर नहीं है। एरर हमेशा हम उन क्वांटिटीज में कंसीडर करेंगे जिनको हम मेजर कर रहे हैं, ये बात समझना हमेशा। ये जो एरर लिखते हैं, ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट के बराबर का एरर इंट्रोड्यूस हो ही जाना है, उसको हम अवॉइड कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आई? तो अगर कोई क्वांटिटी हम नॉन क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, जैसे जी की वैल्यू 9.8 यूज कर रहे हैं, तो जी 9.8 हम मेजर नहीं कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, तो इस जी वाली वैल्यू में कोई भी एरर नहीं लेंगे। एरर उन्हीं वैल्यूज में लेंगे जिनको हम मेजर कर रहे हैं। बताओ पहले, तो इतना क्लियर है? लीस्ट काउंट नहीं समझ में आया सर, कैसे निकालेंगे? भाई ऐसे बताओ, किसी स्केल से तुमने लेंथ मेजर की 53 मिलीमीटर, ठीक है? अब 53 मिलीमीटर अगर तुमने मेजर किए, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या गेस करोगे कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या रहा होगा? ये बताओ। 1 mm। तो वही यही यहाँ भी कर रहे हैं। अगर हमने डायमीटर मेजर किया है 1.25, यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू है 1.25 10⁻² मीटर, तो इसका मतलब है कि डायमीटर में जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगा वो 0.01 × 10⁻² हो जाएगा। इसी तरह h की वैल्यू 1.45 × 10⁻² मीटर है, तो h में जो पॉसिबल एरर होगा वो 0.01 × 10⁻² हो जाएगा। -2। वैल्यू को देख के मैंने ये नीचे वाली वैल्यू निकाली है, बस ऐसे समझो, गिवन नहीं थी क्वेश्चन में। ठीक है, बताओ। यस अब देखो एक और खास बात, अगर हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो हमें अपना फॉर्मूला भी डायमीटर में लाना होगा, रेडियस में नहीं चलेगा। बात समझ में आई? अगर हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी हमको डायमीटर में ही कन्वर्ट करना होगा, रेडियस में नहीं।
तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियस में दिया हुआ है ये, क्यों? यस सर। हम लोग लिखेंगे डी एच DHG by 4 और इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी D by D प्लस डेल्टा एच बाई एच। H by H। जी हट जाएगा, 4 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं आएगा जब लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे तो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे? सर हमको नहीं आ रहा। जी हट जाएगा। लॉग लेके जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, जी की वैल्यू में कोई एरर नहीं है। एरर उन्हीं क्वांटिटीज में लेंगे जिनको हम मेजर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ना? हाँ ठीक समझ गया। अच्छा ओके। और सर जो कांस्टेंट होंगे, जैसे log 4 आ रहा है माइनस में, तो वो भी हट जाएगा, लॉग उसमें 4 भी कोई एरर नहीं होगी। डिफरेंशिएट करोगे तो वो अपने आप ही हट जाएगा। यस सर। जी में एरर क्यों नहीं है? जी में एरर इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें जी को मेजर कर रहे होंगे तो उसमें जी में भी एरर होगा। उसने लिखा ना यूजिंग जी इक्वल टू 9.8, सब उसके मतलब वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब रख दो इसमें वैल्यू, देखो आ रहा है 1.5, तो ये डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा 0.01 अपॉन 1.25 प्लस 0.01 अपॉन 1.45 और परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100 कर देंगे तो देख लो ये 1.5% आ जाएगा। देखो ध्यान से बताओ, अभी भी कोई डाउट है इसमें? तो बहुत केयरफुल रहने वाला चैप्टर है ये, है बहुत आसान, बस ये कि चीजें अगर क्लियर है ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लीस्ट काउंट फिर से 0.01 यहाँ क्यों ले लिया? 0.01 इंटू 10 की पावर -2 था ना। अरे वो तो डी में डिवाइड करेंगे तो 10 पावर माइनस कैंसिल हो जाएगा ना भाई, डेल्टा डी अपॉन डी ना यस सर, यस सर। कैंसिल हो जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा उसका। और कोई डाउट? तो ये पहला पॉइंट था एरर एनालिसिस का, जिसका हमें क्या करना हो, जिसमें हमें फिजिकल क्वांटिटीज में एरर दिया होगा और उनसे जब हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें उनके एरर्स को कैसे रिलेट करना है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ हमारा। फर्स्ट पॉइंट इसी फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट टॉपिक यही था, एरर का। ठीक है, आगे इसमें हमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स और स्टडी करने हैं। ठीक है, तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, इसमें हेडिंग पड़ेगा मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी using simple pendulum। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी यूजिंग सिंपल पेंडुलम। अभी बताओ सभी लोग कि सिंपल पेंडुलम तो मालूम होगा किसको बोलते हैं? ऑल्दो हम लोग डिटेल में तो स्टडी करेंगे ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में, बट रफ आइडिया तो होगा। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि एक तो ये स्ट्रिंग है, तो सपोज स्ट्रिंग का लेंथ L है और ये बॉब है विद मास m। स्ट्रिंग जो है वो लाइट स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग में कोई भी वेट नहीं है, और इसको अगर हम इसके मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये सिंपल पेंडुलम बनेगा। ठीक है ना, ऑसिलेट होगा वर्टिकल प्लेन में। बोलो, तो क्या इसका तुम्हें टाइम पीरियड पता है क्या होता है? क्यों भाई? 2π/L/g। हाँ, बस उतना फॉर्मूले से हमें काम है। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हम लोग लिख सकते हैं T =
2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करके हमें ग्रेविटी मेजर करनी है। तो एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स क्या होंगे बताओगे? एक्सपेरिमेंट में हमको क्या क्या मेजर करना पड़ेगा ग्रेविटी निकालने के लिए? ग्रेविटी हमारे लिए अननोन है, ग्रेविटी मेजर करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। टाइम पीरियड, टाइम एंड सबसे पहले तो इसका स्ट्रिंग का लेंथ मेजर करेंगे। स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा? लेंथ निकालने के बाद हम लोग इसको इसके वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कराएंगे। ऑसिलेट कराएंगे तो इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस काउंट करेंगे और देखेंगे कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग सपोज मेजर कर क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L यूजिंग मीटर स्केल। ठीक है, जो भी मीटर स्केल होगा उससे हम उसका लेंथ मेजर करेंगे। तो देखो ये जो लेंथ निकल के आएगा वो आ जाएगा L प्लस माइनस डेल्टा L। ये डेल्टा L क्या कहलाएगा बताओगे? डेल्टा L क्या होगा? डेल्टा L होगा लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। क्लियर? इतना बताते जाना। यस सर। डेल्टा L विल बी लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। यस देन अगला मेजरमेंट हम किसका करेंगे? टाइम पीरियड का। तो आगे लिखेंगे टाइम ऑफ n oscillations। Time of n oscillations is measured using a stopwatch as small t, which has a least count delta t। मतलब जो भी स्टॉप वॉच हम यूज कर रहे हैं, तो लेट्स से हमने उसको 10 ऑसिलेशन होने दिए, 10 ऑसिलेशंस, और देखा कि उन 10 ऑसिलेशंस का टोटल टाइम कितना आ रहा है, 100 सेकेंड, 50 सेकेंड, जो भी आ रहा है। तो जिस स्टॉप वॉच से उसको मेजर कर रहे हैं उस स्टॉप वॉच का भी लीस्ट काउंट होगा। तो उस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो है डेल्टा टी। तो बताओगे टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा फिर? सर टी एंड डेल्टा टी, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी की वैल्यू क्या बनेगी? कैपिटल टी की वैल्यू बनेगी स्मॉल टी अपॉन एन, बनेगी ना? यस सर। और अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी अपॉन एन है तो ये बताओ कि इससे अगर हम एरर का रिलेशन बनाएं तो क्या डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू डेल्टा स्मॉल टी बाई स्मॉल टी हो जाएगी? ये कैसे लिखा? क्लियर है? यस सर। मतलब टी बाय एन। टाइम पीरियड का एरर अगर हमें चाहिए तो टाइम पीरियड का एरर टोटल टाइम के एरर से हम निकाल पाएंगे। यस सर। ठीक है, देखते जाओ, जहां डाउट हो बताना। इसके बाद सर चाहिए तो देखो ग्रेविटी हम मेजर कर सकते हैं, जी को लिख सकते हैं। हेलो। हाँ बोलो शुक्ला जी। सर जैसे कि हम लॉग बिना लॉग लिए सर अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, थोड़ा काम बढ़ जाएगा। आ तो वहां से भी जाएगा, मैथ्स है उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें चेंज कन्वर्ट करना होता है। ओके सर। जैसे जी को लिख रहे हैं हम लोग, जी को लिखेंगे तो क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे भी हट जाएगा एरर में जब बदलेंगे तो एल अपॉन टी स्क्वायर है। तो अगर तुम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें उसमें डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लॉग लेके करने से क्या होता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। टाइम पीरियड नहीं समझ आया, कहाँ से आया टी बाय एन? टी बाई एन, स्मॉल टी क्या है? व्हाट इज स्मॉल टी? देखो स्मॉल टी क्या है, हमने उसको ऑसिलेट होने दिया और सपोज कहा कि 10 ऑसिलेशन में 100 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो टाइम पीरियड का क्या मतलब होगा? टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, टोटल टाइम अपॉन एन ऑसिलेशन। ठीक है ना? टोटल टाइम हो गया 100 सेकेंड और 10 ऑसिलेशन हुए तो 100 अपॉन 10 कर दिया, 10 आ गए। यस सर ठीक। डेल्टा जी अपॉन जी अगर निकालेंगे तो ये बनेगा डेल्टा एल अपॉन एल
प्लस 2 टाइम्स डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी। लेकिन ध्यान रखना कि मेजरमेंट किसका हो रहा है, टोटल टाइम का हो रहा है या टाइम पीरियड का हो रहा है मेजरमेंट? क्यों भाई? सर टाइम पीरियड का हो रहा है। नहीं, टाइम पीरियड का मेजरमेंट नहीं हो रहा टाइम पीरियड का हो रहा है। मेजरमेंट हो रहा है टोटल टाइम का। बहुत बेसिक बात समझना, ठीक है ना? तो वहां से सर लेकिन फॉर्मूले में तो टाइम पीरियड का मेजरमेंट हो रहा है ना। फॉर्मूले से थोड़े ना मेजरमेंट तो हम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है, कौन सा, एरर वाला फॉर्मूला, उसको हम उन्हीं क्वांटिटीज में लेके आएंगे जिनको हम मेजर कर रहे हैं। कैपिटल टी में नहीं लिखेंगे उसको, किस में लिखेंगे? स्मॉल टी में, ठीक है ना? और ये जो डेल्टा टी है ये क्या बनेगा? दिस इज लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। और स्मॉल टी क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा टोटल टाइम ऑफ n ऑसिलेशंस। एक बार ध्यान से देख लो, बस इतना ही सा है जो तुम्हारे सामने दिख रहा है। हर एक पॉइंट क्लियर है या नहीं है? जब भी हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, कौन सी, ये जो फाइनल वाली एरर इक्वेशन, तो इस एरर इक्वेशन में ये जो क्वांटिटीज होनी चाहिए, ये वही क्वांटिटीज होनी चाहिए जिनको हम मेजर कर रहे हैं। जिनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो नहीं, जो मेजर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट किसका किसका हो रहा है? तो मेजरमेंट हो रहा है एक तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का, और दूसरा मेजरमेंट हो रहा है टोटल टाइम का। दो मेजरमेंट है। सर तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने वो भी तो मेजर कर लिया, मतलब टाइम पीरियड उसका। इनडायरेक्टली तो उसके नहीं लिए लिख मेजर सकते हो हैं। गया है, इनडायरेक्टली नहीं बात हो रही है। बात ये हो रही है कि ये इक्वेशन हमेशा किस टर्म में होनी चाहिए। अच्छा ठीक। मतलब फिर जिनको हम मेजर कर रहे हैं उसी टर्म में ये इक्वेशन होनी चाहिए, और वो फिर हम कैसे भी ऊपर से चेंज करें, Yes. जैसे कि अभी आपने किया है t इज इक्वल टू टी अपॉन एन टाइम पीरियड। ठीक है, यस सर। यस सर। बेसिक थ्योरी तो यही है। एक छोटा सा पॉइंट और इसमें ध्यान रखना, इसमें लिख देना sometimes size of bob is also measured using an instrument and then length of pendulum will depend as, अब देखो है क्या, वैसे तो पेंडुलम का जो साइज है, पेंडुलम मतलब कि जो बॉब का साइज है वो निग्लिजिबल है। अब निग्लिजिबल साइज है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करें तो प्रॉपरली सॉल्व करने का मतलब ये होगा कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, लेंथ ऑफ पेंडुलम का मतलब होता है कि बॉब का जो सेंटर है, समझना ध्यान से, बॉब के सेंटर से उस सस्पेंशन पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। अब इस एल में तुम अगर केयरफुली मेजर कर रहे हो तो तुम देखोगे कि दो चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? एक तो इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आएगी, बोलो, और क्या आएगा इसमें? रेडियस भी आएगी ना। बट अगेन जब भी हम मेजर करते हैं डायमीटर किसी स्फीयर का कैसे मेजर करेंगे भाई? स्क्रू गॉज से मेजर कर सकते हैं या वर्नियर से मेजर कर सकते हैं। क्यों? तो मेजरमेंट हमेशा डायमीटर का होता है, रेडियस का मेजरमेंट नहीं होता है। तो उस केस में हम इस एल को लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस d/2, ठीक है ना। ये और याद रखो, कम चांसेस हैं कि इतना बारीकी से घुस के पूछेगा, बट तैयार रहो, कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो अगर मान लो डायमीटर और रेडियस भी मेजरमेंट में आ रहे हैं
तो फिर हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है और d/2 उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना? यस ठीक है ना? तो ये जो L है ये कहलाता है लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो फॉर्मूले में लेंथ ऑफ पेंडुलम जाता है। अब ये है कि d निगलेक्ट कर देते हैं डायमीटर, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज सेम एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बट हमेशा ऐसा नहीं है। क्लियर है ये अलग से जो पॉइंट बताया? सर हाँ बोलिए। तो सर जब पेंडुलम की हम लेंथ तो इस तरह से मेजर कर सकते हैं, बट सर अगर एरर तो सर एक ही साथ दी हुई होगी ना, कि मतलब ये जो फॉर्मूले में यूज हो रहा है। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर इसमें जब हम लोग रेडियस ऑफ बॉब मेजर कर रहे हैं स्क्रू गॉज से, वर्नियर कैलिपर से, तो हाँ अगर उसमें एरर है तो उसका एरर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अभी तो मैंने खाली एक्सप्रेशन लिखा है। अगर अब तुमसे कहा जाए कि इसका एरर निकालो, तो इस इक्वेशन को एरर इक्वेशन में कैसे बदलोगे? तुम बताओ। हमने डेल्टा एल मेजरमेंट किया डेल्टा एल अपॉन एल। नहीं, अब इसमें प्लस लगा हुआ है ना, तो प्लस लगा हुआ है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। यस जब प्रोडक्ट में होते हैं तब हम लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं। जब प्लस ऑलरेडी है, प्लस का मतलब है पहले से ही अलग अलग है, तो लॉग मत लो, तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? डेल्टा एल इज Delta L equals to delta LS plus delta D/2. डेल्टा d/2, ये आ जाएगा, ठीक है ना? इसमें डेल्टा एलएस क्या बनेगा? डेल्टा एलएस बनेगा लीस्ट काउंट किसका? String स्केल का। बनेगा मीटर स्केल का। और डेल्टा डी क्या बनेगा? डेल्टा डी किसका लीस्ट काउंट बनेगा? vernier caliper से। वर्नियर या स्क्रू गॉज, जिससे भी हम मेजर कर रहे हैं। सर हाँ ये बोलिए। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है, हाँ, सर वो किसके रिस्पेक्ट में किया? डिफरेंशिएट करने का मतलब ये नहीं होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हम उस इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है x इक्वल टू वाई, तो इसको डिफरेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू dy। हाँ तो इसको हम बोलते जरूर हैं डिफरेंशिएट किया है, बट एक्चुअली क्या किया है? एक्चुअली उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। मतलब उसको इनफाइनाइट सिंगल स्मॉल चेंज को डिफरेंट मतलब हाँ, दर्शाया एक स्मॉल तरह से। चेंज में कन्वर्ट किया है इक्वेशन। ठीक ठीक समझ गया। बेसिक तो यही है ना डिफरेंशिएशन। इसके रिस्पेक्ट में वो तो हम लोग यूज करते हैं, तब बोलते हैं। सर वहाँ पे वो 2 रहेगा डेल्टा dy/2 में? रहेगा ना, डिफरेंशिएट करोगे तो रहेगा नहीं, कहाँ चला जाएगा? अच्छा हाँ रहेगा, ठीक है। लॉग थोड़ी ना ले रहे हैं। क्लियर है? बोलो। यस सर। क्वेश्चन यस सर। करते हैं इस पे, देखो। देखो पहले तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। इसमें टी स्क्वायर और एल के बीच में हमारे पास कर्व है, ठीक है? तो अभी पॉइंट्स ही दिए हुए हैं हमको। इस तरह से तो स्लोप निकालने के लिए हम कोई भी दो पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है दैट टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो जी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो कोई भी वैल्यू रख दो इसमें, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, मतलब स्लोप रखना है क्यों भाई? तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल को लिख देना ऐसे 1.5 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह रख देना 6 माइनस 4। तो देख लो ये कितना बचेगा। तो ये पाई स्क्वायर ही आ जाएगा, तो ये 9.87 के क्लोज आएगा, ठीक है? सर अगर डायरेक्ट कोई वैल्यू रख दे तो?
डायरेक्ट रख दो, वो ओरिजिन से पास तो हो ही रहा है। अगर नहीं हो रहा होता तो नहीं रखते। नहीं तो क्यों रखते भाई, वैसे तो पास होना ही चाहिए, नहीं तो फिर ग्राफ गलत हो जाता। भाई नहीं पास होता अगर तो ग्राफ गलत हो जाता। सर लेकिन ये चीज नहीं समझ में आई कि मतलब स्लोप स्लोप क्यों रखा, मतलब हमने तो डायरेक्ट वैल्यू रख दी थी डायरेक्ट एल और टी भी की। आ जाएगा, कह तो रहा हूँ सही है, तो भी आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन उससे पास तो हो ही रही है ना ओरिजिन से। सर अगर नहीं पास हो रही थी तब भी हम यही रख देते। तब भी हम स्लोप रखते, तो उसमें कुछ और भी क्वेश्चन में दिया होता। अगर मान लो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो कुछ उसका रीजन दिया होता, या कुछ और जरूर दिया होता क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में रख दिया तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ठीक ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और इसमें अगेन मैं कहूंगा इसमें सॉल्व नहीं करना है, पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और सिंगल करेक्ट में क्वेश्चन था, मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, लीस्ट काउंट स्केल का दिया हुआ है और लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच का दिया हुआ है। तो देखो हर एक स्टूडेंट को इंस्ट्रूमेंट तो सेम मिल रहा है। अब देखो इंस्ट्रूमेंट अगर सेम मिल रहा है तो इसका मतलब लीस्ट काउंट वाला जो एरर होता है वो सेम रहेगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा जी बाई जी का, तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। अब ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है और इससे हमें देखना है कि किसमें एक्यूरेसी जो है वो मैक्सिमम है या एरर किसका मिनिमम है। तो तुम ध्यान से देखो कि डेल्टा एल तो हर एक स्टूडेंट के लिए फिक्स है, लेकिन एल जो है ये तो हर एक स्टूडेंट ने अलग अलग लिया ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर एल की वैल्यू ज्यादा लेंगे तो डेल्टा एल बाई एल ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, डेल्टा एल फिक्स है, डेल्टा टी फिक्स है, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा जी अपॉन जी जो है वो मिनिमम होगा, व्हेन एल और टी जो है वो मैक्सिमम हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑसिलेशंस का टाइम नोट करना है और ज्यादा से ज्यादा लेंथ लेनी है। तो इन तीनों में कंपेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लेंथ किसने ली है, स्टूडेंट वन ने। स्टूडेंट वन ने 64 सेंटीमीटर की लेंथ ली है जो सबसे ज्यादा है इन तीनों में, और उसने टाइम ऑफ ऑसिलेशन भी सबसे ज्यादा नोट किया हुआ है, यानी कि स्मॉल टी की वैल्यू भी उसके लिए सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू मिनिमम आएगी बस। तो आंसर बी हो गया, निकालना थोड़े ना है वैल्यू। बोलिए, यस सर। क्लियर है, कर लिया था। और देखो नेक्स्ट। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता है, एल मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। मतलब ये हो गया कि 1 mm जो है उसका एरर हो गया। एंड टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 second रेजोल्यूशन। अगेन रेजोल्यूशन मींस लीस्ट काउंट। तो एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है। तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये सब आए हुए क्वेश्चन ही हैं आईआईटी के। तो तुम खुद ही देख सकते हो कि आसान है चैप्टर अगर चीजें क्लियर हैं तो। 2 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन 90। तो ये अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो ये 0.027 आएगा, जिसको हम लोग 0.03 लिख देंगे। 0.03 का मतलब क्या हो जाएगा, 3%। कर लिया था सभी ने। यस सर। और देखो नेक्स्ट, देखो ये मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट का क्वेश्चन है।
मल्टीपल ऑप्शंस में भी करेक्ट। देखो इसमें क्या क्या गिवन है। अब देखो एक बात ध्यान से पढ़ना, इसमें लिखा हुआ है कि जो लेंथ है वो 1 मीटर है, एग्जैक्टली 1 मीटर। तो एग्जैक्टली 1 मीटर से क्या मतलब है? इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। तो एरर सिर्फ टाइम में है। तो अब एक काम करते हैं, कितने टाइम रिकॉर्ड कर रहा है? 40 सेकेंड्स रिकॉर्ड कर रहा है और लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इसका टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड खैर निकालना ही नहीं है हमें, तो टाइम पीरियड का एरर निकालना है। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, डेल्टा टी बाई टी और डेल्टा कैपिटल टी बाई टी बराबर ही है। तो इसका मतलब डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 सेकेंड और अपॉन टोटल टाइम यानी 40 सेकेंड्स। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा टी निकालें, ये हो जाएगा 1/40 इंटू टी। तो टी निकाल लेते हैं, टी की जरूरत पड़ेगी। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 40/20 यानी कि 2 सेकेंड्स। तो इंटू 2 करोगे तो ये 0.05 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डेल्टा जी बाई जी को लिखेंगे। अब इसको लिखते हैं डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा एल बाई एल इस बार क्या हो जाएगा? 0। तो ये 2 टाइम्स इंटू 1/40 कर दो और इंटू 100 कर दो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 5% आ जाएगा। कर लिया था सभी ने? यस सर। ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसका। देखो इसमें क्या क्या गिवन है। पहले तो कैपिटल आर गिवन है 60 ± 1 mm और स्मॉल आर गिवन है 10 ± 1 mm। तो सबसे पहले अगर हम लोग डेल्टा आर अपॉन आर निकालें तो ये 1/10 यानी कि ये 10% हो जाएगा। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब इसके बाद इसने ये कहा है कि 5 सक्सेसिव मेजरमेंट जो है टाइम पीरियड के, उनकी वैल्यूज दी हुई हैं और टाइम पीरियड वाले जिससे मेजर किया उसका लीस्ट काउंट भी दिया है। तो मैंने तुमको ये बताया था ना कि अगर दोनों दिए हुए हैं तो हमें दोनों से निकाल के देखना पड़ेगा, जो ग्रेटर होगा वो लेंगे। ये बात याद है? तो टाइम पीरियड अगर हम लोग निकालें, टाइम पीरियड का मीन वैल्यू, तो इसका होगा कि इन सभी को हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आती है? किया किसी ने? 0.556 0.556 आएगी। लेकिन ये 2 डिजिट में है तो इसको हम 0.56 भी लिख देंगे। बताओ 556 तो लिख सकते हैं। यस सर। इसके बाद डेल्टा T1 निकालते हैं। डेल्टा T1 का मतलब है 0.56 माइनस 0.52, तो ये आएगा 0.04। फिर डेल्टा T2 निकालो तो ये आएगा 0.56 माइनस 0.56, तो सेकेंड रीडिंग में 0 हो जाएगा। फिर डेल्टा T3 निकालो तो वो आएगा 0.57 माइनस 0.56, तो ये आएगा 0.01। इसी तरह से डेल्टा T4 निकालोगे तो 0.02 और डेल्टा T5 निकालोगे तो 0.03। तो अगर हम इन सबका मीन निकालें, इन सबका मीन समेशन ऑफ डेल्टा TI अपॉन I कितना बनेगा? 0.02। तो ये 0.02 आएगा। देखो तो इसका मतलब है कि अगर हम डेल्टा T अपॉन T करें तो ये 0.02 अपॉन 0.56, 0.02 अपॉन 56 करेंगे और इंटू 100 कर दें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये देखो ये 3.57% बनेगा, ठीक है ना। डेल्टा T की वैल्यू 0.02 लोगे
या 0.01 लोगे? तो ये मैंने बताया ही था कि जो हायर होगा वो लेंगे। भूल गए थे सर। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब बस, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जी निकालना है। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट 7 टाइम्स r माइनस आर अपॉन 5g। तो यहाँ से देखोगे तो g आएगा, g प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r माइनस आर अपॉन कैपिटल T स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा g अपॉन g निकालें तो अब जरा ध्यान से देखना, ये आएगा डेल्टा ऑफ r माइनस आर अपॉन r माइनस आर एंड प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t बाई टी। और ये जो डेल्टा ऑफ r माइनस आर है वो डेल्टा r प्लस डेल्टा स्मॉल r बन जाएगा, क्योंकि एरर्स सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अपॉन r माइनस आर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t बाई टी। अब वैल्यू रख दो, तो इसमें 1 mm प्लस 1 mm अपॉन r माइनस आर की वैल्यू देखोगे तो आएगी 50 mm। 60 माइनस 10 करेंगे ना, mm में है, mm में ही रहने दो। और इसमें अगर हम 100 मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज में हो जाएगा, प्लस डेल्टा t बाई टी तो हमें परसेंटेज में पता ही है कितना है, 3.57। तो ये सब निकालोगे तो ये 11% के आसपास मैच करेगा। यस। देखो ध्यान से, किस स्टेप में डाउट है बताओ? आ गया। ठीक है, बोलो। यस। सर ऑप्शन बी करेक्ट है ना? हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, 3 करेक्ट हो जाएंगे। ए बी डी सही है। ठीक है, लास्ट में कहीं कोई डाउट है कैलकुलेशन में? यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच गए? ये स्टेप क्लियर है? इसको प्लस क्यों कर दिया? ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है Sirle's method for calculation of Young's modulus of elasticity.
फॉर कैलकुलेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो इसकी पहले थोड़ा सा बेसिक थ्योरी याद दिलाता हूँ, फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा होगा। हुक्स लॉ से हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। याद है ना? मतलब हम क्या करते हैं कि किसी वायर में, जैसे कोई वायर है जिसका लेंथ एल है, ठीक है, और इस वायर में अगर हम फोर्स लगाएंगे उसके दोनों एंड्स पे, ये एफ इधर और ये एफ इधर, दोनों एंड्स पे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये एल प्लस डेल्टा एल लेंथ हो जाएगी। बताओ, तो इसको फोर्स लगाने से जो एल में इंक्रीमेंट हुआ है, डेल्टा एल अपॉन एल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। और किस वायर में कितना एक्सटेंशन होगा ये उसके यंग्स मॉडुलस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल के। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जितनी कम होगी उसमें एक्सटेंशन उतना ज्यादा आएगा। और यंग्स मॉडुलस जो है इस एक्सप्रेशन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, तो y टाइम्स डेल्टा एल बाई एल बनता है। ठीक है, तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू बन जाएगी f इंटू एल अपॉन a डेल्टा एल, ये बनेगा। ठीक है ना? तो ये तो बेसिक एक्सप्रेशन है। अब हमें एक्सपेरिमेंट करना है यंग्स मॉडुलस मेजर करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक वायर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर किसी वायर को हम सिंपली सस्पेंड करेंगे तो क्या वो थोड़ा बहुत ट्विस्टेड रहेगा ना, मतलब थोड़ा बहुत कहीं मुड़ा रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। तो अब क्या करते हैं कि ये सीधा बना रहे, उसके लिए नीचे हम कुछ वेट लटका देते हैं, वेट लटका देते हैं, या फिर सिंपली अगर कोई पैन रख दे तो उस पैन का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, तो जिसकी वजह से ये वायर स्ट्रेट रखना है हमको। तो ये सपोज ये वायर स्ट्रेट हो गया और इस वायर की लेंथ है सपोज एल, देखो ध्यान से, ठीक है। अभी हमने कोई भी वेट इस पे सस्पेंड नहीं किया है, तो ये जो लेंथ एल है, सबसे पहले लेंथ एल मेजर होगी। तो लेंथ एल इज मेजर्ड using a meter scale having least count delta L। ठीक है, अब देखो हम लोगों को एक्सपेरिमेंट के बहुत डिटेल में तो जाना नहीं है, हमारा बेसिक काम ये है कि हमें जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी सारी निकल जाए। ठीक है, तो अब करते क्या है, तो बेसिक आइडिया मैं सारा दिए देता हूँ। एक्सपेरिमेंट हो सकता है तुमने किया हो स्कूल वगैरह में। अब अगर हम इसमें m मास अटैच करते हैं, इस पैन पे अगर हम m मास रखेंगे, तो अगर इस पैन पे तुम m मास रखोगे तो क्या इसमें वायर में एक्सटेंशन आएगा? तो इस वायर के एक्सटेंशन को हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल एल, डेल्टा एल नहीं लिख रहे हैं, स्मॉल एल लिख रहे हैं। तो ये जो स्मॉल एल है, एक्सटेंशन इन लेंथ small l is measured using a vernier calipers having least count delta L। क्लियर? सेकेंड स्टेप बोलो, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर इज मेजर्ड यूजिंग स्क्रू गॉज एज स्मॉल डी विथ अ लीस्ट काउंट डेल्टा डी। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये तीन चीजें हैं जो हम लोगों को मेजर करनी पड़ती हैं, और हमको मालूम है कि जो जो चीजें हम मेजर करेंगे उनकी वजह से इसमें एरर इंट्रोड्यूस होगा।
ये जो m रखा हुआ है इसको मेजर नहीं करते हैं, समझना ध्यान से, क्योंकि ये जो m होता है वो तुमने अगर देखा हो लैब में तो वो स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड वेट होते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी है, स्टैंडर्ड वेट्स हैं। तो उसको हम नहीं मेजर कर रहे हैं कि वो 50 ग्राम है या नहीं है। अगर उसके ऊपर 50 ग्राम लिखा है मतलब वो 50 ग्राम एग्जैक्ट है। तो स्मॉल m में मतलब मास में कोई भी एरर नहीं है। तो अब ये बताओ कि ये वाला जो फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, देखो ध्यान से। तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करके लिखेंगे। इस बार y इक्वल टू बनेगा, देखो f की जगह हो जाएगा mg हो जाएगा ना, क्योंकि वेट mg फोर्स का काम करेगा। l मतलब वायर की लेंथ थी, तो वायर की लेंथ को हम लोग यहाँ कैपिटल L लिख रहे हैं, अपॉन एरिया बताओगे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, क्यों भाई? पाई डी स्क्वायर बाय 4। एरिया लिखेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि आर नहीं मेजर कर रहे हैं, मेजर क्या कर रहे हैं, डायमीटर। पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और डेल्टा एल को हम लोगों ने बोला था एक्सटेंशन, यहाँ पे डेल्टा एल को हम स्मॉल एल लिख रहे हैं। डेल्टा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा एक और आएगा ही आएगा, इसलिए। तो कैपिटल एल लेंथ ऑफ वायर, स्मॉल एल एक्सटेंशन, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये y इक्वल टू आएगा 4 mg कैपिटल L अपॉन पाई डी स्क्वायर स्मॉल एल। अब ये देख लो कि इस फॉर्मूले में हम लोग किस किस क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वही क्वांटिटीज आएंगी। तो देखो मेजरमेंट किसका किसका है, मेजरमेंट डी का है, मेजरमेंट एल का है, और मेजरमेंट कैपिटल एल का है। ये 3 क्वांटिटीज हैं जो मेजर हो रही हैं। तो इसको जब हम एरर में बदलेंगे तो क्या आएगा, एरर रिलेशन क्या बनेगा, वो बन जाएगा डेल्टा वाई, बताओ अपने आप क्या बनेगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू कांस्टेंट सारे के सारे मेजर नहीं कर रहे हैं वो हट जाएंगी, ट्वाइस डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा कैपिटल एल बाई एल प्लस ट्वाइस डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाय स्मॉल एल बाई स्मॉल एल। बस यहाँ तक नोट कर लो, देखो बस इतना ही है इसमें। मेन तो हमारा फोकस देखो प्रॉब्लम्स पे ही है, इसलिए हमें उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देना है। सर। हाँ सर जो क्वेश्चंस होंगे सर उसमें हम लोग को दिया जाएगा कि स्ट्रेन स्मॉल है या फिर लार्ज है, क्योंकि सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन तो तभी होल्ड करेगा जब तक स्ट्रेन छोटा होता है। अब देखो ये वाला जो काम करेंगे तो इसमें स्मॉल ही आएगा, मतलब हम जिन वायर्स को ले रहे हैं ये कोई रबर का वायर तो है नहीं, मेटल का है। तो मेटल वायर में जो इंक्रीमेंट है, अगर हम मास कम रखते हैं ना तो इंक्रीमेंट भी स्मॉल आएगा। ऑब्वियसली वो लॉ तो होल्ड करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं निकाल पाएंगे ना। तो हम वेट उतना ही रखेंगे, लेंथ में एक्सटेंशन कम ही आएगा। वो क्वेश्चन बनाने वाले की हेडेक है। ठीक है, देखो इसमें प्रॉब्लम करते हैं। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन ही है आईआईटी का ही। देखो क्वेश्चन तो सीधा है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ तो 2 मीटर एग्जैक्ट दी हुई है तो उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशन इन वायर 0.8 मेजर हो रहा है विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.05। इसका मतलब है कि डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू दी हुई है 0.05 अपॉन 0.8, ठीक है। फिर कह रहा है लोड 1 kg, वो तो फिक्स ही है,
Student also measures the diameter to be 0.4 mm with an uncertainty of 0.01. इसका मतलब है कि डेल्टा d by d की वैल्यू पता है हमें, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.01 अपॉन 0.4 mm, और g की वैल्यू एग्जैक्ट है ही है, तो यंग्स मॉडुलस बताना है क्या होगा। अब तुम एक बात और देखो ध्यान से, आईआईटी में कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो वो ये चेक करने के लिए नहीं आता है कि तुम कैलकुलेट कितना बढ़िया कर लेते हो, ये देखने के लिए आता है कि कौन ज्यादा स्मार्ट है। अब इसमें तुम्हें y निकालने की जरूरत नहीं है, y तो चारों ऑप्शन में सेम ही दिया हुआ है ना, बताओ। यस सर, एरर निकाल लेंगे तो मालूम हो जाएगा। y निकालने की जरूरत है ही नहीं इसमें, y तो 2 × 10⁻11 दिख ही रहा है हमको, क्वेश्चन वो एरर निकालने के लिए पूछ रहा है। तो अब ये बताओ डेल्टा y अपॉन y तो हम लोग क्या लिखते हैं, पूरा एक्सप्रेशन तो ये होता है डेल्टा l बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा d बाई डी एंड प्लस डेल्टा स्मॉल l बाई स्मॉल l, लेकिन डेल्टा l बाई एल की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है। डेल्टा y अपॉन y की वैल्यू डाल दो 2 × 10⁻11 इक्वल टू, लिख दो जो दिया हुआ है, 2 × 0.01 अपॉन 0.4 एंड प्लस 0.05 अपॉन 0.8। तो यहाँ से अगर तुम डेल्टा y निकालोगे तो वो वैल्यू 0.1125 इंटू 10⁻11 आएगी, लेकिन 0.1125 को राउंड ऑफ करके 0.1 नहीं लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 ± 0.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आंसर बी होगा। बताओ किसी को डाउट है तो, बी क्यों है, सी क्यों नहीं है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन का जब आंसर आईआईटी ने दिया है, एक्चुअली क्या होता है कि पहले तो पेपर कंडक्ट होता है, ठीक है, इसके बाद आईआईटी अपने हिसाब से कुछ आंसर्स देती है कि भाई ये आंसर्स होने चाहिए क्वेश्चंस के, और उसके बाद एक प्रोसेस होता है आंसर चैलेंजिंग का, मतलब आपको लगता है कि ये आंसर इस वजह से सही नहीं है या ये भी सही हो सकता है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। फिर वहां वो लोग देखते हैं कि अगर सब ठीक है तो उस आंसर को भी सही कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्पेशली आंसर ए भी सही कर दिया गया था, मतलब जिसने ए टिक किया था वो भी सही था, जिसने बी टिक किया था वो भी सही था, दोनों आंसर सही थे। क्योंकि अगर 0.2 वाला एरर सही है तो 0.3 वाला तो सही हो ही गया ना, बढ़ा के लिखने में थोड़े ना कोई प्रॉब्लम है। बात समझ में आई ना। ओके यस सर। बाद में ए भी सही कर दिया गया, तो इसलिए बहुत क्रिटिकल थ्योरी है एरर की। तो सर अगर ये 1 और मोर देन में आता नहीं ऐसा नहीं तो चलेगा, अब ऐसा नहीं। तो क्यों ऐसा सोच रहे हो कि तुमको फंसाने के लिए वो लोग चक्रव्यूह रच रहे हैं। सर वो लोग चक्रव्यूह तो रचते हैं। हाँ लेकिन उसके कुछ रूल्स है ना, सेट रूल्स है। जब ये आ सकता है तो वो कौन सी वही। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। सर पूरा क्वेश्चन ठीक है ना। इस केस में कैलकुलेशन नहीं करने हैं, तो ये पिच और सर्कुलर स्केल की खैर जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमें सिर्फ यही पता करना है कि डी और एल में किसमें एरर ज्यादा है किसमें एरर कम है, ठीक है। तो अब इसमें देखो डी और एल पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो डी दिया हुआ है 0.5 mm और एल दिया है 0.25 mm, लेकिन ये जो डी और एल है इन दोनों को हम
सेम इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का सेम पिच है और सेम सर्कुलर स्केल है। मतलब कि जो एरर आएगा, ऐसे बोल सकते हैं कि एरर इन मेजरमेंट, error in measurement of D and L will be equal। मतलब ये हुआ कि डेल्टा D की वैल्यू डेल्टा L के इक्वल होगी। अब वैसे देखो कि डेल्टा Y वाले फॉर्मूले में क्या आता है, डेल्टा Y अपॉन Y को लिखते हैं हम लोग डेल्टा कैपिटल L बाई L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा D बाई D प्लस डेल्टा स्मॉल l बाई L। तो ये जो 2 टाइम्स डेल्टा B बाई D हो गया, ये हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ डायमीटर, कंट्रीब्यूशन ड्यू टू स्मॉल d, और ये जो पार्ट है ये हो जाएगा दिस इज कंट्रीब्यूशन ड्यू टू स्मॉल l। तो अब इनके कंट्रीब्यूशंस चेक करने हैं कि इनके कंट्रीब्यूशंस y के एरर में बराबर हैं या अलग अलग हैं। तो अब देखो ध्यान से, 2 टाइम्स डेल्टा d बाई डी की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो डेल्टा d तो सेम ही रहेगा ना, तो इसको डेल्टा d लिख दो, और डायमीटर कितना है, डायमीटर है इसका 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा t अपॉन 0.25। और डेल्टा l बाई l निकालोगे तो डेल्टा l की वैल्यू आएगी डेल्टा l अपॉन l, l कितना दिया है, l दिया है 0.25। तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू देखो सेम ही आ गई ना, ये और ये। अब अगर सेम आ गई तो इसका मतलब है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम आएगा, ठीक है ना। द कंट्रीब्यूशंस टू द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर इन y मेजरमेंट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ d एंड l आर सेम। समझ में आया क्वेश्चन, बताओ। यस सर। हम लोग पिच और वो देखेंगे बाद में, वो तो अलग बात हो गई, बट फिलहाल इसमें यूज नहीं था इसलिए ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हेंस डेल्टा l बाई l इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा d बाई डी। ठीक है, तो इसमें एरर कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंट एक दो हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इसमें 2 एक्सपेरिमेंट बचे हुए हैं, वर्नियर और स्क्रू गॉज इंस्ट्रूमेंट समझने हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।